बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर आज़म इमरान खान जितना मर्जी रोला शोला डालें, घेरा काफ़ी तंग हो रहा है उनके खिलाफ। और 1 मार्च को बड़ा केस है इलेक्शन कमीशन के सामने, फॉरेन फंडिंग वाला, PTI वाला। क्या उसमें इमरान खान ताहियात नहल हो सकते हैं? केस मजबूत है, कमज़ोर सा है? अगर पार्टी तहलील हो जाती है PTI, फिर क्या होगा? और फिर फैसल वाडा साहब जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और शायद ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस होगा, कुछ लोगों का ख्याल है। मेरा ख्याल कुछ इसके उल्ट है कि फैसल वाडा साहब को वहाँ से कुछ नहीं मिलना। मेरा अपना ख्याल है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिलना। बल्कि उल्टा ये इमरान खान साहब को भी फंसा जाएंगे। इसकी जो जजमेंट होगी उसका फॉरेन फंडिंग केस जो है उस पर भी असर होगा। वो कैसे होगा इसका जिक्र करते हैं हम। और इससे पहले वो यूटर्न, एक और यूटर्न हुकूमत का। कल जनाब वो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, पता नहीं क्या नाम उनका, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, चीफ वज़ीर आज़म से मिले और ज़फ़र इकबाल एडिशनल सेशन जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस जा रहा है, जनाब हम ऐसा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, पुल्टा कर देंगे। जिन्होंने वो मोहसिन बेग वाली जजमेंट नहीं दी कि उनकी गिरफ्तारी और छापा छुपा जो है वो सारा गैर कानूनी था, कि हम उनको जनाब उल्टा देंगे। वो आज अतर मनीला साहब की अदालत में उसका रौला पड़ गया अच्छा खासा कि जनाब वज़ीर आज़म कौन होता है। और जज साहब ने भी कहा कि जनाब वज़ीर आज़म जजों को कौन दबाव में ला सकता है। बहरहाल रेहाम खान का भी जिक्र हुआ, वो तो पिछले व्लॉग में थोड़ा बहुत मैं जिक्र कर ही दिया था मैंने, और फिर आपने खबरें भी सुन ली होंगी। और वो यही कि जनाब वो रेहाम खान फटो, उन्होंने क्यों नहीं फटते, वैसे उन्होंने क्यों नहीं फटते आपस ही कर ला। शायद उसको और राज भी हों। एक तो ब्लैकबेरी है ना, जिसमें मिलने खेलने ओपन थी, सारा कुछ जो उसको दिया गया था एयरपोर्ट जाते हुए, उसके पास था वो ब्लैकबेरी, वो अपनी किताब में जिक्र किया हुआ उन्होंने यार। और फिर अगर ये सारा कुछ रेहाम खान की किताब पे, तो रेहाम खान फटन, मेरे कहा रेहाम खान को इसलिए नहीं पकड़ रहे कि उसके पास और भी है बहुत सारी चीज़ें जो वो नहीं लिख सकी, उनके पास कुछ सबूत हैं उसके। अच्छा, बहरहाल उसमें जो यूटर्न लिया है जनाब, वो हमारे जो अटार्नी जनरल साहब हैं इस्लामाबाद बार ने बड़ा इस पर शोर मचाया। तो अटार्नी जनरल साहब ने जनाब वो हाथ बांध दिए, उनका जनाब वो गलत सारी बातें हो रही हैं, तो हम नहीं, कोई उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस वगैरह नहीं जा रहा। ये हमारा प्रोसिक्यूशन का हक़ है कि उनके जो जुडिशल आर्डर है, जो अदालती हुक्म है, उसको हम चैलेंज करेंगे। वो कल भी मैंने ये कहा था कि जनाब ये किस बुनियाद पर रेफरेंस दायर कर सकते हैं उनके ख़िलाफ़। पहली बात तो ये कि लोअर जुडिशरी के जो जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस होता है, शिकायत होती है, और ये उससे भी अब भाग गए हैं जो अटार्नी जनरल हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई ये कोई गल नहीं, असी सिर्फ वो करांगे जो करने वाला काम है, फैसले में चैलेंज करांगे, लेकिन असी वो उधर नहीं जावांगे ਉਹਦੇ खिलाफ कार्रवाई वास्ते। उनका जनाब ये तो अदलिया को प्रेशराइज़ करने के अटार्नी जनरल ने खुद कह दिया कि जनाब अगर ऐसा करते हैं तो फिर तो अदलिया को प्रेशराइज़ करने की बात है। और वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं ना अदलिया आज़ाद है, तुसी उन गर्दनों पढ़ने की कोशिश की थी पूरी, लेकिन वो नहीं गल बनी। अच्छा, इसके अलावा ये तो होगा ना कि यूटर्न वो जो है ना आपके अटार्नी जनरल, वो फिर भी कदरे माकूल आदमी है। और मेरी इतला के मुताबिक फैसल वाडा वाले पे जो उन्होंने गैर रस्मी, ज़ाहिर है वो सरकार के, तो अब वो नहीं ना है मामला कि सरकार अपील में जाएगी, वो तो फैसल वाडा को खुद ही जाना पड़ेगा। ताहियात नहली वाला मामला वो चले गए, लेकिन जो गैर रस्मी वो कहा गया कि जनाब वो जाना है तो चले जाओ, लेकिन मैनू नहीं लगता कुछ बनेगा। इस तरह की गल्लां गुल्लां सुनने जा रही हैं वहाँ। बहरहाल खालिद जवेद साहब जो हैं अटार्नी जनरल, मैं उनको थोड़ा सा देता हूँ कि यार ये वो फंसे हुए हैं, रज़िया गुंडों में फंसी हुई है, लेकिन वो फिर भी कदरे माकूल आदमी। और देखा ना मियां शरीफ वाले मामले में भी उन्होंने ख़त लेके एक लीगल वे इख्तियार किया। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब हैं, ये बड़े खुश हैं। इनकी होनी है 22 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्लास। इनके अकेली की नहीं, सबकी क्लास होनी है। इन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट का इजलास इंतहाई काबिल तहसीन फैसला है। हुकूमत और अदलिया समेत तमाम अदारे कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए यकसू हैं। उम्मीद है तमाम हाई कोर्ट्स इस ज़िम्न में मौसर इकदाम उठाएंगी। अच्छा, अब ये फुल कोर्ट रेफरेंस है क्या, क्यों हुआ है, ये मामला क्या बना है? इसमें यह हुआ कि इन्होंने और फ़रोग़ नसीम साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने अदलिया पे की तनकीद कुछ अर्सा कबल।
उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मैटर होते हैं रेवेन्यू के, उनमें अदालतें स्टे दे देती हैं, पता नहीं 950 स्टे आर्डर पड़े हुए हैं, और रोज़ाना 150 बकौल इनके 150 हुक्म इम्तनाई होते हैं रेवेन्यू टैक्स टुक्स के मामला, रेवेन्यू स्टेट रेवेन्यू जो भी होता है, जो भी इकट्ठा करना होता है इन्होंने, वो कहते हैं ना, वो जो सिर्फ FBR जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसके 3 खरब रुपए डूबे हुए हैं स्टे ऑर्डर्स की वजह से। अच्छा, और इन्होंने फिर रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस से और हाई कोर्ट से, जनाब तुम ज़्यादा कुछ करो। अच्छा, अब इन्होंने ये फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट किया है, ये इसलिए किया है कि जनाब देखो मैं क्या सी ना कि इजलास बुलाओ, तो उन्होंने बुला लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया, आला सतह का इजलास कह लें उसको, फुल कोर्ट कह लें, फुल कोर्ट तमाम जजेस उसमें बैठेंगे और देखेंगे क्या मामला है। लेकिन उन्होंने किया क्या है साहब, उन्होंने जो आपके वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्हें भी कहा है कि आप भी तशरीफ़ लें, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन साहब को कहा आप भी आ जाएं, अटार्नी जनरल खालिद जवेद खान साहब से कहा कि आप भी आ जाएं, ख़त लिख दिए। इसके अलावा चेयरमैन साबक़ती कमीशन जो हैं और चेयरमैन ओगरा वगैरह, वो भी ज़ारा ओगरा के भी स्टेज 2 हैं और मुसाबती कमीशन के भी कुछ स्टे वगैरह होंगे ना, पैसे वसूल का मामला जहाँ भी है, उन्होंने अपना सारा रिकॉर्ड चेक किया। अब क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टर रहा हूँ, मेरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं देखता हूँ कि ये खुद एक मिली भगत के साथ, जब अगर हुक्म इम्तनाई हो जाता है ना अदालत से, वो मिली भगत के साथ ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले हैं या सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जो भी सरकारी इदारे हैं जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, वो मिल जाते हैं। एक यानी अपील दायर हुई, उस पर स्टे भी नहीं हुआ, वो नीचे रुक के बैठे रहते हैं, जनाब वो अदालत में मामला है क्या करें। वो 3 खरब वो कह रहे हैं जनाब इकट्ठे हो गए होंगे, ऐसे पूरे पाकिस्तान में ज़ाहिर होंगे, सिर्फ इस्लामाबाद में तो नहीं, 3 खरब होंगे। तो अब उन्होंने ये इजलास जो बुलाया है, इसमें मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने अपनी तरफ से होमवर्क किया मुकम्मल। 22 फरवरी को ये इजलास होना है, और उन्होंने ये देखा है कि कसूर किसका है। हुक्म इम्तनाई जो हैं अबूरी इंटरम स्टे आर्डर्स, वो मुसलसल जो हैं, उनमें कसूर किसका है। उन्होंने मेरी इतला के मुताबिक वो सारे अदाद शुमार रखने हैं सामने कि ये जनाब मामला है, अदलिया को आप बिला वजह मिलाइन करते हैं। आपकी आदत है कि अदलिया को या किसी और को अपना गुनाह जो है वो दूसरे के गले में डाल देना, ये हर हुकूमत का होता है। खान साहब तो बहुत ही ज़्यादा हैं, हर हुकूमत ये करती है कि हम जनाब मुलज़िम पकड़ते हैं, अदालतें छोड़ देती हैं, और फिर अदालतें कहती है भाई प्रोसिक्यूशन तकड़ा करो, गवाह तकड़े करो, थोड़े केस छुंदा ही कुछ नहीं। यही इन्होंने उसमें पकड़ा हुआ है इशू के, जनाब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी वगैरह, ये वो हम जनाब बड़े पक्के केस वो दिखाते थे ना, हज़ार सफ़े के वॉल्यूम। शहजाद अकबर साहब बिचों कुछ भी नहीं निकलता सी, लंदन जो 2 केस गए, दोनों ही हार गए। ये सारा अब इनकी, मुझे ये लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इन्हें बताएगी कि भाई जी ये हमारा कसूर नहीं है, अदालतों का कसूर नहीं है, ये पड़ा हुआ है रिकॉर्ड, ये है अदादोशुमार, ये है आपकी महकमों के करतूत, ये हैं आपके लॉ ऑफिसर्स जो अदालतों में तैयार होके ही नहीं आते। ऐसी दर्जनों जजमेंट्स हैं जिसमें अदालतों ने बाकायदा ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं कि यार तैयारी करके नहीं आते हैं लॉ अफसर जड़े ने, सरकारी वकील जड़े ने। जैसे वो न्याजी एडवोकेट जनरल, उन्होंने पता ही नहीं है इस गल का, यार तुम वज़ीर-ए-आज़म दस भाई न्याजी हो, तुम दोनों बरादरी हो आपस च, न्याज साहब दसो उन्होंने कि इस जज के खिलाफ उन्होंने गर्दनों नहीं फड़ सकते। खान साहब के बादशाह आदमी ने, वो तो बशीर मेमन का जो इंटरव्यू है साबिक DG FIA का, वो बहुत सारी दास्तानें बयान करते हैं खान साहब करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ, और उन्होंने कह दिया ओके ठीक है जनाब ठीक है। अब ये 22 को ये जो इन्होंने तो बड़े फ़ख्र के साथ ये सताइश की है, क्योंकि इनको ख़त मिल गए हैं, वो ख़त लिख दिया उन्होंने कि 22 को आ जाओ सारे इकट्ठे बह के आप सारा मामला रिकॉर्ड देखिए। और अदालत ने जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया है मेरी इतला के मुताबिक, वो सारा कसूर इनका अपना है भाई लोगों का। अब आते हैं जनाब फॉरेन फंडिंग केस, मामला बड़ा गंभीर हो गया हुआ है। खान साहब के ख़िलाफ़
जो मवाद है, जो स्क्रूटनी कमेटी ने इकट्ठा किया है, जो जांच पड़ताल की है सारी, उससे जनाब साफ पता चल रहा है कि खान साहब गए निफास। वो क्या नाम है, आरिफ नकवी वाला, वो तो आपको पता ही है, उसकी जो क्लब थी उसने कोई पैसे दिए थे लाखों डॉलर ये वो, और अब वो खुद फंसे। और भी बहुत सारे खुफिया अकाउंट्स जो ज़ाहिर नहीं किए गए थे वो भी सामने आ गए हैं। वो पलंदा बन गया हुआ एक बहुत बड़ा, और वो पलंदा जो दरख्वास्त गुजार है अकबर एस बाबर, जिन्होंने फॉरेन फंडिंग वाले केस को चैलेंज किया हुआ है, जमात PTI के ममनुआ फंडिंग वाला जो मामला है, उनके पास पहुंच गया हुआ है। अब इतला ये है कि वो जनाब उसके ब्रीफ तैयार कर रहे हैं छोटे छोटे, यानी कि खुफिया अकाउंट कितने थे, नौकरों के अकाउंट कौन कौन से, कैसे कैसे पैसे आए, यानी वो हर एक आध दिन बाद वो बताया करेंगे प्रेस को, या वो लीक किया करेंगे कि जनाब ये है इसमें, ये है इसमें, ये है इसमें। वो रोज़ाना जो है वो मौजूद बहस रहेगा, प्रोग्राम होंगे उस पर जो भी है। और खान साहब के जो वो अपनी वो करते हैं ना कि मेरी शख्सियत में बड़ा वो सारी जो उनका किरदार है वो सामने आ जाएगा कि खान साहब तुसी जान दो कि करने पे तुसी किस तरह के बंदे हो। बहरहाल वो एक तो होगी जो ये बात, और दूसरा जो इसको मैं अभी बता रहा हूँ कि इसका फैसलवाड़ा केस से क्या तल्लक बनेगा, ये बड़ी अहम बात है इसमें। अब जो कानून है, मेरे ख्याल पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, इलेक्शंस एक्ट, और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर वगैरह सारा कुछ भी शामिल है। उसमें जनाब ये है कि कोई भी सियासी जमात डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी गैर मुल्की हुकूमत से, किसी मल्टी नेशनल कंपनी से, इलाकाई सतह पर जो इनकॉर्पोरेट कंपनी होती है ना, फर्में वगैरह, उनसे, और फिर प्रोफेशनल जो होते हैं एसोसिएशंस, तजारती अदारे, उनसे फंडिंग नहीं ले सकते। खान साहब ने ये काम भी किया हुआ है। इनकी पार्टी को एक तो वही जो इनकी वो क्रिकेट क्लब पता नहीं कौन सी, वो वाला सीधा वो फॉरेन वो बनती है कि अगर मुल्क के अंदर भी ये चीज़ें फंड नहीं ली जा सकते लोगों से, ये ममनुआ फंडिंग है। और दूसरा उसमें ये है कि किसी गैर मुल्की हुकूमत से, गैर मुल्की अफराद से अगर आप रकूम लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, तो वो भी एक जुर्म है। इस जुर्म के तहत ये है कि एक तो पहले आप उसको ज़ब्त कर लेंगे, जो रकूम होंगी, जो डॉलर्स आए हुए हैं इनको, वो ज़ब्त हो जाएंगे। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो पार्टी तहलील कर सकता है। पार्टी तहलील होगी, अगर पार्टी तहलील होगी तो इसमें ये भी फर्स्ट इंप्रेशन का एक केस होगा कि एक बरसरे इक़्तिदार पार्टी है और वो तहलील होगी, कलदम होगी कि जनाब गैर कानूनी फंड से ये चल रही थी पार्टी, इसलिए इस पार्टी को हम कलदम कर रहे हैं, ख़त्म, ये पार्टी गैर कानूनी पार्टी है। फिर क्या जो उसके अरकान असम्बली हैं वो भी नाअहल हो जाएंगे। इसमें जो जजमेंट्स हैं, अदालती फ़ैसले जो हैं, अगर तो टिकट दिया है किसी को, वो जो मैं नून लीग के अरकान सेनेट की बात कर रहा हूँ, अगर टिकट मिल गया है और वो टिकट कैंसिल कर दिया अदालत ने और वो इलेक्शन लड़ के बाद में जमात में शामिल हो भी जाएं, फिर वो इलेक्शन होते हैं। यहाँ जो टिकट की बुनियाद पे वो फैसला इनके गले में रहना है। साकम निसार साहब जो दे गए थे ना, इनके टिकट सारे ख़त्म हो गए। वो अब्बासी, शाद खान अब्बासी की बहन का, मुशाद हुसैन सैयद का, और पता नहीं किन किन के जो टिकट थे वो इस बुनियाद पे खारिज कर दिए। नून लीग के क्योंकि सदर जो हैं उनके दस्तखत जारी हुए हैं और वो नाअहल हो गए हैं, तो वो नहीं कर सकते थे। नवाज शरीफ उस वक्त की बात है, वो भी अब इनके गले में, इनके ख़िलाफ़ जाना है वो केस। इस फैसले से ये इम्प्रेशन मिलता है कि जनाब जो पार्टी टिकट है वो जीत में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए टिकट उनके ख़त्म किए थे कि पार्टी टिकट की बुनियाद पे जीत होती है कैंडिडेट की। तो इसमें जिन लोगों को टिकट जारी हुए थे और उन्होंने PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, उनका कोई कानूनी, आइनी, अखलाकी जवाब नहीं रह जाएगा कि वो असम्बली के रुकन रह सके। हाँ, जो आज़ाद थे और बाद में
نون لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئے، ان کے بارے میں وہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ رہے لیکن پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، ان پہ تو کوئی اثر نہیں نہ ہونا. اس پہ کیا اثر ہونا ہے؟ اس پہ معاملہ پھنسنا ہے. اب اس کو کیسے جوڑ رہا ہوں میں؟ جو آپ کے ہیں فیصل واڈا صاحب. فیصل واڈا صاحب نے اب اپیل دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ گیا، انہوں نے کہا چلو دوڑو نس جو، اور اب اپیل دائر کر دی انہوں نے سپریم کورٹ میں. اچھا، یہ نا 2-3 ججمنٹس ہیں، یہ بڑی پھر رہی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں. اس میں ایک تو ہے جناب مسٹر شمشیر عالم، مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کی ججمنٹ ہے. یہ وہ میں آپ کو ججمنٹ دکھا دیتا ہوں. یہ ہے محمد سلمان بنا نوید انجم وغیرہ. اس کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی فریق تھے. یہ پی پی 217 میں کا واقعہ. کو کینڈیڈیٹ جو تھا اس کی عمر اس وقت پوری نہیں تھی جس وقت اس نے کاغذات جمع کروائے، 25 سال نہیں تھی. اس نے کوئی ہیرا پھیری کر کے 1994 ڈیٹ آف برتھ کو 1993 کر لیا، اور پھر وہ اس کو کر دیا نااہل بعد میں. تو وہ اس میں ججمنٹ جو یہ ہے، یہ بظاہر یہ ہے کہ جناب اس میں وہ کورٹ آف لا کے طور پہ اس کو اختیار ہے، الیکشن کمیشن کو کورٹ آف لا کے طور پہ کام نہیں کر سکتی، یعنی آئین کی تشریح، لیکن وہ ڈی نوٹیفائی کر سکتی ہے. الیکشن میں ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے، اور پھر اس کے جو جھوٹا بیان نلفی وغیرہ ہے اس کی بنیاد پہ وہ کارروائی کا حکم جاری کر سکتی ہے. جناب کریں کارروائی، اس کو پکڑیں، اور پھر اس کی پروسیڈنگ جو ہے اس کو اس کی نگرانی بھی الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ نگرانی کرے. اور پھر اس کے تحت وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ شاید وہ 62-63 اس سے امپریشن یہ لے رہے ہیں لوگ کہ شاید 62-63 کے تحت ڈائریکٹ وہ جو ہے وہ تاحیات نااہل نہیں کر سکتا. ایک امپریشن اس سے لے رہے ہیں. اور ایک ججمنٹ اور ہے، وہ جناب شمونہ بادشاہ کیسرانی والی ججمنٹ ہے. وہ بھی 2021 ایس سی ایم آر میں چھپی ہوئی ہے. وہ بندیال صاحب کا اور قاضی امین صاحب کا اور سید مظہر نقوی کی ججمنٹ ہے. پہلی ججمنٹ 56 صفحات پر مشتمل ہے، دوسری 11 صفحات کی ججمنٹ ہے. اس میں بھی یہی امپریشن کچھ لوگ لے رہے ہیں. لیکن یہ امپریشن جو ہے، یہ جو سپریم کورٹ کی مین ججمنٹ، بڑی ججمنٹ ہے، یہ تو انفرادی معاملات ہیں. جو جنرل سپریم کورٹ نے رائے بنائی ہے، یا جنرل جو طے شدہ امر کہہ لیں آپ سپریم کورٹ کا، وہ ہے حبیب اکرم کیس. حبیب اکرم وہ صحافی نہیں، دنیا ٹی وی والا، ٹی وی بیٹھ کے بڑے وہ ادھر ادھر کر رہا ہے، حکومت کی وہ بعض اوقات کلاس بھی لے لیتا ہے، لیکن عام طور پر لگتا ہے کہ وہ مجھے اچھا چلو وہ ایک ان کا الگ معاملہ ہے. وہ حبیب اکرم صاحب کا ایک کیس ہے. انہوں نے یہ پبلک پرو بونو تھی، یہ عوامی مفاد عامہ میں ایک پٹیشن تھی، وہ اس میں جو ججمنٹ دی ہوئی ہے اس ججمنٹ کے تحت خان صاحب نے پھنسنا ہے. خان صاحب نے وہ جو دیا ہوا ہے نا ساتھ اپنا بیان الفی اپنے ایسٹس کے ساتھ، وہ پارٹی ایسٹس کے ساتھ، وہ جھوٹا ثابت ہو گیا ہے. اس کے تحت 62(1)(f) کے تحت انہوں نے اڑنا ہے. اگر یہ 2 ججمنٹس جن کا میں نے ذکر کیا ہے، شمونہ بادشاہ اور سلمان والی، اگر فرض کریں ان کے امپریشن پہ بھی چلے جائیں، تو پھر بھی وہ جھوٹے بیان الفی کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن متعلقہ فورم پہ بھیج سکتا ہے، جناب ان دیکھ کے کھڑکا دیو. اس میں کیا ہے ان کے پاس ہے. اچھا، لیکن پھر بھی جو حبیب اکرم والا کیس ہے، اس میں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ بیان الفی میں تبدیلی کر دی تھی بورڈ نے، اس نے پارلیمنٹ نے قانون کے تحت. پھر اس میں رولا پڑ گیا جناب شاید کہ ختم نبوت والا ایشو، کچھ اور بہت سارے معاملات، کاغذات نامزدگی، بہت ساری چیزیں نا آگے پیچھے کر دی تھی انہوں نے. حبیب اکرم صاحب نے اس کو کیا تھا چیلنج. اساسوں سوسوں کا معاملہ بھی تھا اس میں. وہ بیان الفی عدالت نے پھر ایک بیان الفی بنایا ساکم نثار کورٹ نے. اس نے کہا جناب یہ ہم بیان الفی دے رہے ہیں، اس کو ہر امیدوار جو ہے وہ فل کرے گا، جو غلط بیانی کرے گا وہ اس کے جو کنسیکوینسز ہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کانسٹیٹیوشنل کنسیکوینسز ہیں. کانسٹیٹیوشنل کنسیکوینسز کیا ہیں؟ وہ 62 آرٹیکل جس کے 1(f) صادق اور امین نہیں تو فارغ زندگی بھر کے لیے، اور 63(a), یہ ساری چیزیں سارے اس میں آتے ہیں. پھر اس ججمنٹ کی روشنی میں فیصل واڈا صاحب کی نااہلی پکی ہے، بحالی نہیں ہے.
اگر یہ بحال نہیں ہوتے فیصل واڈا صاحب تو پھر آپ یہ بھی یقین رکھیں کہ خان صاحب بھی گئے. اگر حبیب اکرم کیس کے تناظر میں عدالت اس کا جائزہ لے گی تو پھر وہ بھی گئے، فیصل واڈا صاحب بھی، اور جھوٹا بیان الفی جو دیا ہے بطور پارٹی چیئرمین اس کی بنیاد پہ خان صاحب بھی گئے. یہ جو نا معاملات چل رہے ہیں تحریک عدم اعتماد اور یہ تو بس ایک پریشر بن رہا ہے، اور اس میں سے بہت سارے جو عوامل ہیں جو کام کر رہے ہیں ان میں یہ والا جو عمل ہے الیکشن کمیشن والا، پارٹی فنڈنگ والا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے مضبوط ہے. خان صاحب نے اس کے کڑکے میں ایسے پھنسنا ہے اور مہر تصدیق لگوانی ہے فیصل واڈا صاحب نے سپریم کورٹ سے، اور پھر اس کے تناظر میں جو فیصلہ آنا ہے اس نے خان صاحب کی وہ کہتے ہیں نا منجی ٹھوک دینی ہے. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے، اس ملک پر بھی مہربانی فرمائے. اللہ حافظ.